ये मेरा जंगल है। उसका नाम था रंगाबिल्ला। अंडे, केले, नारियल, उस पर संदूर डालकर रखा हुआ था, साथ में नींबू काट के रखा हुआ था। पागल, उसने काला जादू किया और सामान खा लिया। मेरी नजरें घुमाई लेकिन मुझे कुछ दिखा ही नहीं। बोले लेकिन मुझे कोई पीछे से घसीट रहा है। तो उसके कान में ना एक आवाज आई और जोर से बोल रही है। वो जो सिक्का था ना उसके मुंह में था, वो नीचे उसके गर्दन पर अटक गया। उसकी आंखें अजीब सी चढ़ गई। मेरे बेटे की जान का सवाल है, उसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। काला जादू कईयों के लिए रहस्य और कुछ समझते हैं बकवास, लेकिन निर्बुद्धियों के लिए यह शक्ति है। न्यूटन का थर्ड लॉ तो हम सभी जानते ही हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब आप हर चीज को गेंद समझिए। जिसे हम दीवार पर पटकते हैं वो फिर से वापस हमारे पास आ जाता है। जैसे ये पेन है, आप समझिए ये पेन नहीं एक गेंद है। इसको मैं ऊपर छत की ओर फेंकती हूँ और ये वापस फिर से मेरे पास आ जाएगा। तो यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। इसे कहते हैं किए का असर। जैसे करनी का फल, जो बोगे वही काटोगे, कर्मों का फल वगैरह वगैरह। काला जादू जिसके नाम में ही काला हो, जब उसका अंधेरा फैलता है तो कई मासूम जिंदगियों को अंधेरे में खा जाता है और उनकी जिंदगियां तबाह कर देता है। हम सभी ने सड़कों पर नींबू, मिर्ची, नारियल, केला, मुर्गी, सिंदूर सब कुछ सड़कों पर देखा ही होगा। वक्त आ गया है, ना मानने वालों सावधान हो जाओ। ना मानने पर क्या होता है ये आप इस किस्से में देखोगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, हमने बचपन में ना पंजाब में एक मूवी देखी थी। सी ग्रेड की मूवी थी, मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, उस मूवी में जो विलन था ना उसका नाम था रंगाबिल्ला। वो विलन बहुत फेमस हुआ था। उसका एक पैटर्न था, वो क्या करता था, वो अपने मुंह में सिक्का डालता था और ऐसा ऐसा अपने मुंह को घुमाता था और बोलता था ये मेरा जंगल है। ऐसा कर कर उसका जो स्टाइल था ना सब बच्चों में बहुत फेमस हो गया था। सब बच्चे उसका ये तरीका अपनाते थे, सेम वैसा ही करते थे। अब वो उसका तरीका जो था ना मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई ने भी क्या किया, मुंह में सिक्का डालना स्टार्ट कर दिया और ऐसा ऐसा घुमा के बोलता था ये मेरा जंगल है। हम सभी बोलते थे ऐसा मत कर, तेरे मुंह में सिक्का फंस जाएगा। तो घर वालों ने बहुत उसको समझाया भी, डांटा भी। उसने क्या किया, घर वालों के सामने तो वो सिक्का मुंह में नहीं डालता था, लेकिन जब कहीं इधर उधर घर वाले होते थे तो फट से अपने मुंह में सिक्का डाल देता था। और उस टाइम पर ना सिक्के भी इतने मोटे मोटे होते थे। आजकल तो इतने छोटे छोटे से सिक्के होते हैं, उस टाइम पर बहुत बड़े बड़े 1 रुपए के सिक्के होते थे। तो भाई मेरा ऐसा करता था। अब हम लोगों का दोस्तों का जो एक ग्रुप था ना, एक दिन सब लोग बैठ के मंडली बातें कर रहे हैं कि काला जादू होता है, कोई बोलता है नहीं होता है, कोई बोलता है होता है। ऐसे ही सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, काले जादू की बातें कर रहे हैं। तो मेरा भाई आया, बोला ये सब बकवास बातें होती है, काला जादू फाला जादू कुछ नहीं होता है। बोला कुछ होता तो मैं अभी तक जिंदा कैसे होता। तो मैंने बोला है अभी तक जिंदा कैसे होता, क्या मतलब तेरा। बोला हाँ, कुछ ही दिन पहले किसी ने ना झाड़ियों में 2 अंडे, केले, नारियल, उस पर संदूर डालकर रखा हुआ था, साथ में नींबू काट के रखा हुआ था। बोला मैंने सब खा लिया। बोले मुझे भूख लगी थी, मैंने सब खा लिया। तो मैंने उसको बोला छी, तूने कच्चा अंडा खाया। बोले हाँ, सर्दी थी तो कच्चा अंडा खाने से सर्दी ठीक हो जाती है ना। तो मुझे किसी ने बोला, बोले पागल, उसने काला जादू किया और सामान खा लिया। तो मैंने बोला ये क्या किया। बोले क्या हुआ, कुछ हुआ मुझे, 1 हफ्ते से मैं तुम लोगों के सामने हूँ, अच्छा खासा हूँ, कुछ हुआ क्या, देखो तो सही मुझे। हाँ अच्छा खासा हूँ ना। तो मैंने बोला हाँ ठीक तो है, पर तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोला क्या। बोला तू भी ऐसी चीज़ों में विश्वास करती है, चुपचाप घर पर चलते हैं अभी। अब मैं भाई के साथ घर पर जैसे ही आ रही थी ना, तो पीछे से उसका एक दोस्त बोला
नेक्स्ट टाइम एक अंडा मुझे भी देना। तो मेरा भाई स्माइल किया और हम दोनों घर पर आ गए। अभी अगले दिन क्या हुआ, हमारे उधर ना एक बिल्डिंग थी, सेकंड फ्लोर तक वो बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, पूरा खंडर जैसा था। मेरा भाई ना अक्सर वहाँ पर पतंग चढ़ाता था। ये मेरे भाई ने बोला मुझे कि जो मेरा भाई था वो मेरा कज़न ब्रदर था, मेरे अंकल का बेटा था। तो उसने घर में बोला कि मैं पतंग चढ़ाने जाता हूँ। अब हम सबको पता है कि वो खंडर जैसी बिल्डिंग पर पतंग चढ़ाता है, उसको वहाँ पर पतंग चढ़ाना अच्छा लगता है। तो हमने बोला ठीक है, जल्दी आ जाना, दोपहर का खाना खाना रहेगा तो पतंग चढ़ा के खाना साथ में खाएंगे, आ जाना। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ, दोपहर का टाइम हुआ, वो खाने पर आया ही नहीं। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, उसको पतंग चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, आएगा अपना खाना खा लेगा। हम लोग खाना पीना खाए, अपना आराम से बातें करने लग गए। काफ़ी टाइम हो गया, देखा कि अभी 4-5 बज गए हैं, भाई अभी तक आया ही नहीं है, उसने खाना भी नहीं खाया। तो मुझे घर वाले बोलते जा उसको बुला के ला। तो मैं गई, मैंने उसको, वो अभी मैं उस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाती थी, वो उस बिल्डिंग पर जो जाने का रास्ता था ना बहुत आड़ा टेढ़ा था, वहाँ पर मिट्टी, झाड़ियाँ बहुत अजीब अजीब सी थी, टूटी फूटी बिल्डिंग थी। तो मैंने उसको नीचे से ही आवाज़ दी, भाई भाई चल, तेरे को घर वाले बुला रहे हैं, खाना वाना खाना है कि नहीं खाना है, पूरा दिन पतंग में ही पड़ा हुआ है, चल नीचे आ जा। तो उसने मुझे कोई आवाज़ नहीं दी। तो फिर से मैंने उसको बोला, मस्ती मत कर, मैं तेरे को कब से चिल्ला रही हूँ, चला नीचे। उसने मुझे कोई आवाज़ ही नहीं दी। मैंने फिर से उसको बोला, भाई चल जल्दी कर, नीचे आ, घर वाले बुला रहे हैं तुझे, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुझे अगर तू ऐसे ही करता रहा, जल्दी जल्दी नीचे आ जा। वो मुझे दिखा ही नहीं, ना ही मुझे उसकी कोई आवाज़ आई। अब टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद वो अपने दोस्तों के घर पर चला गया होगा, उधर ही खाना वाना खा लिया होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं उसके दोस्तों के घर पर जाकर पूछ के आती हूँ कि किसके दोस्त के घर पर है जो अभी तक घर पर नहीं आया है। तो मैंने उसके जितने भी दोस्त हैं ना, जिनका मुझे सबका घर मालूम था, मैंने एक एक घर में जाके पूछ लिया कि भाई आपके घर पर आया है। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारे घर पर तो नहीं आया है। तो सब लोगों का एक ही जवाब था, नहीं वो हमारे घर पर नहीं आया, नहीं वो हमारे घर पर नहीं आया। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि शायद वो अंकल की दुकान पर गया होगा। मेरी अंकल की जो दुकान थी ना वो मार्केट में थी, थोड़ा अंदर थी। तो मैंने अंकल की दुकान पर जाकर देखा। तो मैंने अंकल को पूछा कि भाई इधर आया है? तो अंकल बोले नहीं, इधर तो नहीं आया। मैंने बोला अच्छा, सुबह से कहाँ गया पता ही नहीं है, वो बोल रहा था मैं पतंग चढ़ाने जा रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। और मैंने अंकल को बोला, मैंने भाई को ना उसके सब दोस्तों के घर पर भी ढूंढ लिया है, जो टूटी बिल्डिंग में पतंग चढ़ाता था वहां पर भी जाकर आ गई हूँ, भाई है ही नहीं है। अब मुझे और मेरे अंकल को बहुत टेंशन होने लगी। हम लोगों ने क्या किया, फिर से उसके दोस्तों के घर पर ढूंढा, उसको मार्केट में ढूंढा, इधर उधर काफी ढूंढा, वो हमको मिला ही नहीं। ऐसे ढूंढते ढूंढते ना रात हो गई। तो मेरे अंकल ने बोला कि चल फिर से हम लोग ना इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं। बोले तूने अंदर जाकर देखा था? मैंने बोला मैंने दूर से देखा था, एकदम अंदर नहीं गई थी, मैंने ऐसी खिड़कियों में से ऐसे कूद कर देखा था। तो अंकल बोले चल अंदर चलते हैं। अब हम लोग रात को अंदर जा रहे हैं। मैंने बताया था ना कि वहाँ पर बहुत टूटा फूटा सा रास्ता था, झाड़ियाँ थी, इवन के वहाँ पर कोई भी सांप आराम से घूम सकता था। फिर भी हम लोग अंधेरे में भाई को ढूंढने के लिए गए, हमको काट भी सकता था वो सांप। वहाँ पर इतने सांप होंगे, मुझे लगता है कि पूरा बहुत गंदा एरिया था वो। लेकिन भाई को उधर ही जाकर मजा आता था पतंग चढ़ाने का, क्या कर सकते हैं। अब उसको जितना भी रोकते थे वो हमारी सुनता ही नहीं था। तो हम लोगों ने क्या किया, भाई को उस खंडर के अंदर जाकर देखा। तो हम लोगों ने ना भाई को ग्राउंड फ्लोर पर बेहोश हुआ पाया। मैं और मेरे अंकल तो फट से उसकी तरफ भागे और देखा, उसको हिलाया, ऐसे 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 कर कर उसका नाम ले रहे हैं कि उठ जा उठ जा, वो उठ ही नहीं रहा है। मेरा भाई को जब देखा ना कि नीचे बेहोश है, तो हमको समझ में आ गया। हमने ऊपर छत की ओर देखा, उस छत पे ना बहुत बड़ा खड्डा था, मतलब 2 माले पर पूरा वो छत हमको दिख रही थी कि उसमें खड्डा है। हम ऊपर आसमान की ओर भी आराम से देख सकते थे, इतना बड़ा वो खड्डा था। तो हम लोग समझ गए कि भाई यहीं से गिरा है। हमने भाई को देखा ना तो उसके सर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उसकी बॉडी पर ऐसे घसीटे हुए निशान थे कि जैसे उसको किसी ने घसीटा हुआ हो। और जो उसके कपड़ों पर जो निशान थे ना, उसके कपड़े भी थोड़े घसीटने की वजह से जैसे थोड़े घस जाते हैं ना, वैसे उसके कपड़े घसे हुए थे। और उसके हाथों पैरों पर भी ऐसे निशान थे जैसे उसको किसी ने घसीटा हुआ हो और नीचे गिरा हुआ था मेरा भाई। तो हम लोगों ने क्या किया, अभी अंकल ने फटाफट मेरे भाई को उठाया और घर पर लेकर आए। उसके मुंह पर पानी वगैरह मारा, हवा वगैरह दी उसको। थोड़े टाइम के बाद उसको होश आया। तो हम लोगों ने उसको पूछा क्या हुआ था, हाँ चक्कर खाकर तो गिर गया क्या?
तो बोला नहीं नहीं मैं चक्कर खा के नहीं गिरा हूँ। तो भाई ने बोला मैं मस्त पतंग चढ़ा रहा था, पतंग चढ़ाते चढ़ाते ना अचानक से मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा और मुझे धक्का दिया और मैं पीठ के बल ना गिर गया। और उसने मुझे मेरे दोनों हाथों से पकड़ा और मुझे किसी ने ना घसीटना स्टार्ट कर दिया। बोले मैंने जैसे ही पीछे देखा ना मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने पूरे आजू बाजू टेरेस पर पूरे मेरी नज़रें घुमाई लेकिन मुझे कुछ दिखा ही नहीं। बोले लेकिन मुझे कोई पीछे से घसीट रहा है। जैसे मैंने ऐसे मुंडी कर कर देखा मुझे अजीब सा चक्कर आने लग गया और मेरी आँख बंद हो गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने तुम लोगों को पाया। तो मेरे अंकल ने मेरे भाई को बोला नेक्स्ट टाइम तुम उस खंडर में कभी नहीं जाना। तो भाई बोला ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। अब ऐसे ही भाई को थोड़ी दवाई वगैरह दी हम लोगों ने कि जो भी जख्म वगैरह है ठीक हो जाए। हल्दी वाला दूध पिलाया। रात हुई तो सब लोग अपने अपने रूम में सोने चले गए। अब नेक्स्ट डे मेरे भाई का मैच था। उसने घर में बोला कि मुझे मैच खेलने जाना है। तो मेरे आंटी ने बोला नहीं आज नहीं तू जा, ऐसा कर तेरी तबीयत ठीक नहीं है आज मत मैच पर जा। तो बोलता हमारा तो एक हफ्ते से मैच फिक्स है, आज नहीं जाऊंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आंटी बोले तू कौन सा वर्ल्ड कप जीतने वाला है जो तेरे बिना वर्ल्ड कप हार जाएगा इंडिया। तो बोले नहीं, बोले मुझे जाना ही पड़ेगा। बोले मैं नहीं जाऊंगा तो एक प्लेयर कम हो जाएगा तो कैसे खेलेंगे। तो उसने जिद की और आंटी ने बोला ठीक है जा जो करना है कर। तो वो मैच खेलने चला गया। अब वो मैच खेलने चला गया और मेरा भाई ना बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा था। अब वो फील्डिंग कर रहा था, उसके पास जैसे ही बॉल आई ना तो उसने क्या किया, बॉल कैच करने के लिए अपना फेस ऐसे ऊपर किया तो उसके कानों में एक आवाज़ आई। मैं वो आवाज़ तो पूरे अच्छे से नहीं निकाल पाऊंगी लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो उसने बोला था। तो उसके कान में ना एक आवाज़ आई और जोर से बोल रही है ऐसे बोला ना। तो मेरे भाई का अभी पूरा ध्यान ऐसे टर्न किया गया तो वो बॉल उसके फेस पर लगी और वो जो सिक्का था ना उसके मुंह में था वो नीचे उसके गर्दन पर अटक गया। अब मेरे भाई को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे भाई के जितने भी दोस्त थे ना उनमें से 2-3 लोगों ने बोला कि ऐसा कर तू पानी पी ले और सिक्का नीचे चला जाएगा। मेरे भाई ने पानी पी लिया। पानी पी लिया तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी, उसको अच्छे से सांस ही नहीं मिल रही थी। तो उसने अजीब सी सांस लेते लेते घर पर आया और उसने बताया कि मेरे अंदर सिक्का चला गया। और ऐसे करके मेरा भाई सांस ले रहा है, उसकी आंखें अजीब सी चढ़ गई ऐसा। और हम लोग बहुत डर गए। जब मेरे भाई का टी शर्ट ऊपर किया गया ना तो मेरे भाई के पेट पर इधर साइड पर एक सिक्का दिख रहा था, इतना मोटा, पूरा उसकी स्किन के अंदर सिक्का दिख रहा है। तो अब मैंने क्या किया, फटाफट साइकिल उठाया, मैं अंकल की दुकान पर भागी। मैंने अंकल को बताया कि भाई के गले में सिक्का अटक गया है। अब मेरे अंकल ने क्या किया, अपने 2 दोस्तों को लिया और उसके साथ बाइक पर आए। अंकल ने बोला मैं बाइक पर फटाफट घर पहुंचता हूं, तू ऐसा कर साइकिल पर आ। अब मैंने भी क्या किया, मैंने हवा में साइकिल उड़ाया क्योंकि मेरे भाई के अंदर सिक्का फंसा हुआ था, उसको सांस लेने में बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं भाई को कुछ हो ना जाए। तो अंकल ने क्या किया, बाइक पर फटाफट भाई को लिया और हम लोग हॉस्पिटल में चले गए। जैसे भाई को उठाया हॉस्पिटल में गए ना तो वहां पर ना 2-3 कंपाउंडर बोल रहे हैं कि आज डॉक्टरों की बहुत बड़ी मीटिंग है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। तो मेरे अंकल ने बोला देखो इस मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है, उसको कुछ हो जाएगा, प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। तो वो लोग बोले नहीं 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 आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मेरे अंकल के जितने भी दोस्त थे ना उन्होंने क्या किया, हॉस्पिटल की जितनी भी चेयर थी ना सब उठाकर फेंकनी स्टार्ट कर दी ताकि चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर जो डॉक्टर है वो बाहर आ जाए। अभी डॉक्टर बाहर नहीं आई तो मेरे अंकल ने बोला शर्म नहीं आती, मेरा बेटा मर रहा है और यहाँ पर मीटिंगें भरी जा रही हैं। मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उसकी जिंदगी का हिसाब कौन देगा, मेरे बेटे की जान का सवाल है, उसको कुछ हो गया ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करके अंकल के अंदर इतना जोश आया ना कि अंकल ने 2 कंपाउंडरों को ऐसे धक्का मारा, जैसे धक्का मारा ना वो जो गेट बंद था ना, दरवाजा बंद था, डॉक्टरों की मीटिंग जहाँ पर हो रही थी वो दरवाजा फट से खुल गया और डॉक्टर पूछ रहे क्या हुआ। अब मेरे अंकल को सभी डॉक्टर जानते थे तो अंकल ने बोला मेरा बेटा मरने पर है, उसके जान पर बात आ गई है, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए, अभी का अभी उठो और मेरे बेटे को देखो। वहां पर एक बहुत बड़ा सर्जन था, उसने मेरे अंकल को बोला चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, देखता हूँ तेरे बेटे को क्या हुआ। तो वो डॉक्टर वहीं पर मीटिंग छोड़कर मेरे अंकल के साथ आया। मेरे अंकल को बोला कि अपने बेटे को ऐसा करो मेरे कैबिन में लेकर चलो। मेरे अंकल ने फटाफट मेरे भाई को उठाया और कैबिन में लेकर गए। वो डॉक्टर ने ना जो कान पर लगाते क्या बोलते हैं स्टेथोस्कोप, मैं शायद गलत बोलूँ आप समझ जाना मेरी लैंग्वेज कैसी है, लगाया, चेक करने के लिए देखा ना उसको, उसकी ब्रीथ चेक करने के लिए देखा तो खिड़की में से ना फिर से एक आवाज आ रही है जो बोल रही है तो
डॉक्टर फट से खिड़की की ओर भागा। मेरे अंकल ने भी ये आवाज सुनी और डॉक्टर देख रहा है कि आजू बाजू कोई भी नहीं है, पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। डॉक्टर ने सोचा कि ये 2 माला है, 2 माले पे कौन आ सकता है, लेकिन जो आवाज है एकदम खिड़की के आसपास आई है। उसने अच्छे से देखा और उसने फिर से भाई के पास गया। उसने कुछ दवाइयां लिखी और बोला ये दवाई लेकर आओ, और उसने मेरे अंकल को बोला कि आप टेंशन मत करो, अभी इसको क्या करो, जितना हो सके पानी पिलाओ और केला खिलाओ, और जो दवाई लिख के दी है वो दवाई इसको दो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। इसको जैसे ही पॉटी आएगी ना तो उस पॉटी में से चेक करना, शायद वो सिक्का निकल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मेरे अंकल का एक दोस्त जो दवाई लेने गया था, केले वगैरह भी वही लेकर आया। उसको डॉक्टर के सामने ही उसको दवाई दी, केला खिलाया, पानी पिलाया। तो डॉक्टर ने बोला अब तुम लोग जा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम लोग ऐसा करो इसको लेकर निकलो। और डॉक्टर ने मेरे अंकल को बोला 2 मिनट मेरे पास आओ। जैसे ही अंकल को डॉक्टर ने ये बोला ना कि 2 मिनट मेरे पास आओ, तो वहां पर फिर से उन लोगों ने खिड़की पर अजीब सा देखा। मेरे को दूर से ही दिख रहा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कोई आवाज जैसी सुनाई दे रही है, ऐसा उनको आवाज आई, ऐसी आवाज आई उनको। और अभी डॉक्टर ने क्या किया, अपने ड्रॉ में से एक डायरी निकाली। मैं दूर से देख रही हूँ क्योंकि मेरे भाई को तो अंकल के दोस्त लेकर चले गए थे, मैं अंकल की वेट कर रही थी और दूर से देख रही हूँ। उसने एक डायरी निकाली, उसमें से कुछ चेक किया, उसमें से पढ़कर एक पर्चे पर उसने कुछ लिख कर दिया था। अब क्या लिख कर दिया था वो तो मुझे पता नहीं है। और मेरे अंकल बोल रहे हैं, अंकल का ऐसा रिएक्शन देखा, वो क्या बात हो रही है इतनी दूर से, मुझे तो पता नहीं चलेगा। मैंने क्या किया, अंकल का खाली रिएक्शन देखा। जो डॉक्टर ने पर्चा दिया था ना, वो पर्चा अंकल ने जेब में डाल दिया और मुझे बोलते चल अभी हम लोग घर पर जाते हैं। हम लोग घर पर गए। भाई को दवाई वगैरह तो खाई हुई थी, कम से कम मुझे लगता है 15-20 मिनट के बाद भाई को पॉटी हुई। और भाई को बोला गया कि ध्यान देना, जैसे पॉटी आएगी ना तो सिक्का निकला कि नहीं निकला हमको बताना। भाई जैसे बाथरूम से आया और बोलता है ऑपरेशन सक्सेसफुल। हम सब खुश हो गए कि थैंक गॉड वो सिक्का निकल गया। तो वो हमसे पूछने लगे क्या हुआ, कैसे हुआ था। तो वो बोला इतना प्रेशर आया कि धम देने माल मसाला नीचे गया और सिक्का गिरने की आवाज आई। तो हम सब लोग बहुत खुश हुए कि थैंक गॉड सिक्का निकल गया है। सब लोगों ने चैन की नींद सोई, अच्छे से खाना पीना खाया। अब सो रहे हैं ना, तो रात के 2-2:30 बजे क्या हुआ, भाई के रूम में से ना अजीब सी आवाज आ रही है। वो आवाज आ रही है शाखा बाबा बाबा क्या बाबा ने, ऐसे जोर जोर से आवाज आ रही है। अब हम लोग फट से भाई के रूम के पास गए, देखा तो मेरे भाई का ना मुंह अजीब सा खुला हुआ है, ऐसा मुंह खुला हुआ है और उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं और ऐसा मुंह खुला हुआ है। और मेरा भाई अपने ही बालों को ऐसे ऐसे नोच रहा है, ऐसे ऐसे करके ना नोच रहा है, जोर जोर से नोच रहा है और वो बीच बीच में उल्टियां कर रहा है। तो फिर से वो आवाज निकल रहा है शाखा बाबा बाबा बाबा, ऐसा ऐसा मेरा भाई कर रहा। तो मैंने बोला ये जरूर काले जादू का असर है, इसने कच्चा अंडा खाया था। इसने मुझे बताया था कि सिंदूर नींबू सब वहाँ पर सामान पड़ा था और मैंने कच्चा अंडा खाया है, सब नारियल भी खाया है, केले भी खाए हैं। तो मेरे अंकल फट से फोन के पास गए और वहीं पर उनकी शर्ट टांगी हुई थी, उन्होंने अपनी शर्ट में से एक पर्चा निकाला। ये वही पर्चा था जो डॉक्टर ने दिया है, मुझे 100% पक्का यकीन है क्योंकि उसी टाइम पर अंकल ने अपनी जेब में पर्चा डाला था। और अंकल ने फट से फोन लगाया और अंकल बोल रहे हाँ 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 मैं आ रहा हूँ। ऐसे करके अंकल ने धप देने फोन रख दिया और अंकल ने मेरे दादा को बोला कि चलो चलो इसको उठाओ और हम लोग चलते हैं। अंकल ने क्या किया, बाजू में हमारे जो पड़ोसी थे ना उनके पास ना एक गाड़ी थी। अंकल ने उन लोगों से गाड़ी बोला कि मुझे गाड़ी चाहिए आपकी, प्लीज मुझे गाड़ी दो। अंकल ने वो गाड़ी ली, मेरे भाई को उठाया, साथ में मेरे दादाजी गए और वो लेकर निकल गए। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, कहाँ लेकर गए हैं, किससे अंकल ने बात की है। जब मैंने वो पर्चे पर देखा ना तो एक नंबर लिखा हुआ था, वो कोई फोन नंबर लिखा हुआ था। अब पूरी रात मेरा भाई, मेरे अंकल और मेरे दादाजी बाहर रहे और सुबह होते ही ना अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 7-8 बजे मेरे आंटी को फोन आया। आंटी को बोला, अंकल ने सिर्फ इतना ही बोला कि तू खाना बना के रख और 2 दिन के कपड़े पैक करके रख, मैं अभी आ रहा हूँ, फट से टिफिन लेने और तुम रेडी रखना टिफिन। मेरे अंकल आई थिंक 15-20 मिनट के बाद ही घर पर आए। जैसे घर पर आए ना, उन्होंने अपनी चप्पल बाहर निकाली और सीधा बाथरूम में घुस गए और बाथरूम से आवाज दे रहे हैं कि खाना रेडी है,
है? तो आंटी बोले हाँ मैं बना रही हूँ। तो मुझे ना बाथरूम से आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा था कि जैसे अंकल ना कुछ जप कर रहे हैं। अब मेरे अंकल तो जब पाठ पूजा करते नहीं हैं, तो मैंने थोड़ा बाथरूम के पास से ऐसे कान लाकर आवाज सुनी कि क्या बोल रहे हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे अंकल कंटिन्यू कुछ जप पढ़ रहे हैं। तो अंकल फट से बाहर निकले। अंकल बोले खाना रेडी हो गया? तो आंटी बोलते बस 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनट नहीं, बोले अभी का अभी पैक कर, जो भी है जितना बनाए वैसे ही पैक कर दे। तो बोले मैं अभी निकलता हूँ। आंटी बोले रुको तो सही। बोले रुकने का टाइम नहीं है। आंटी बोले अरे पैंट तो पहन लो, रुकने का टाइम नहीं, ऐसे ही चले जाओगे क्या? तो अंकल ने कुछ नहीं बोला, फटाफट पैंट चढ़ाई और मुझे बोला दादाजी के और भाई के कपड़े पैक है? मैंने बोला हाँ पैक हैं। तो आंटी ने अंकल के कपड़े तो ऑलरेडी पैक करके रखे हुए थे। अंकल ने वो कपड़े लिए, बोले 2-3 दिन लगेगा, टेंशन मत लेना, अभी हॉस्पिटल में है, उसका इलाज हो रहा है, हम लोग आ जाएंगे, तुम लोग कोई घबराने की बात नहीं है। अब मेरा भाई हॉस्पिटल में है और मैं ना जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने भी अपना साइकिल उठाया और वहाँ पर मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई। अब हमारे वहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं था कि 10-12 हॉस्पिटल है, एक ही हॉस्पिटल था, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। आजू बाजू के जितने भी गांव थे ना, सब लोग उसी हॉस्पिटल में आते थे। तो मैं हॉस्पिटल में गई, मैंने सब जगह पूरा छान मारा कि मेरा भाई कहाँ है। मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि आपने मेरे भाई को देखा है? तो सब लोग बोलते नहीं नहीं हमने नहीं देखा है। तो मैंने जो पर्चा पढ़ा था ना, मैंने बताया था ना, उस पर एक नंबर लिखा हुआ था, उस पर यह भी लिखा हुआ था सर जॉन। तो जिस डॉक्टर ने वो पर्चा दिया था, मैंने उस डॉक्टर को पूछा कि ये सर जॉन कौन है? तो डॉक्टर ने कुछ नहीं बोला। उसने 2 मिनट के बाद बोला कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। मैंने बोला अच्छा। अब मुझे भाई तो मिला नहीं था, मैं चुपचाप मेरे घर पर आ गई। अब 2 दिन के बाद मेरे दादाजी और मेरा भाई और मेरे अंकल घर पर आए। जैसे घर पर आए तो मैंने भाई को पूछा कैसा है तू? बोला मैं तो अच्छा खासा हूँ, मुझे क्या हुआ है? मैंने बोला अच्छी बात है, तू ठीक है। तो मैंने अंकल को पूछा क्या हुआ था इसको? बोले थोड़ा बीमार था इसलिए इसको हॉस्पिटल में लेकर गए थे। अब मैंने ये नहीं बताया है कि मैं भी हॉस्पिटल में गई थी। मैंने बोला अच्छा हुआ क्या था? बोले कुछ नहीं, बस थोड़ा बीमार था, हो गया इसका इलाज, अभी ठीक है। तो अभी 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा था कि आंटी को भी पता है। आंटी भी मुझे नहीं बता रहे थे कि इसको क्या हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई से पूछा जाए। तो मैंने गेम में पूछा तेरे साथ क्या हुआ था, तू कहाँ गया था? बोले कहाँ गया था? बोले ये तो मुझे नहीं पता है। बोले बस मुझे इतना पता है कि मैं ना गाड़ी में था, बस घर के पास ही मुझे मेरी आँख खुली और मैं नींद से जागा और मैं देख रहा था कि 2 मिनट के रास्ते पर ही अपना घर आने वाला है। मुझे तो इतना ही पता है और तो मुझे कुछ नहीं पता है। तो अभी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत अपना जासूसी दिमाग लड़ाया कि कुछ तो पता चले, मेरा जासूसी, मेरे को कुछ तो मेरा किस्सा केस सॉल्व करने के लिए मिले। ना मुझे कभी अंकल ने बताया, ना दादाजी ने बताया, ना आंटी ने बताया, ना भाई ने बताया। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा कि कुछ किस्से अनसॉल्व ही होते हैं, इस किस्से को अनसॉल्व ही रहने देती हूँ। तो आपने मेरी जिंदगी के बारे में तो थोड़ा जान ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी जिंदगी थोड़ी कविता। वश में है वश में करने वाला, वश में है वश में करने वाला, खुद गिरने के लिए खड्डा खोदे हैं मूर्ख, काली शक्ति अपनाकर कर्मों को भूले, यही है उनकी सबसे बड़ी चूक, यही है उनकी सबसे बड़ी चूक।